जी बेटा, ये है जी सेक्शन बी आपका। क्वेश्चन 7, फिगर 7.1 shows a toy helicopter. It can hover and travel through air. Okay, a student flies the toy helicopter on a journey from A to B to C to D at a constant height. Okay, यहाँ से स्टार्ट किया, A to B to C to D और कांस्टेंट हाइट पे इस तरह का पाथ बना जिसका, ठीक है जी। डिटरमिन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द हेलीकॉप्टर। तो टोटल डिस्टेंस तो आप निकाल लेंगे, सबको जमा करते हैं। 10 + 35 + 40, 10 + 35 45 + 40 85 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 85 मीटर्स। द टॉय हेलीकॉप्टर मेक्स द जर्नी इन 45 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, स्पीड निकल आएगी। कितना डिस्टेंस है जी? 85। टाइम कितना है जी? 40 सेकेंड। आंसर बता दो। 2.1 मीटर पर सेकेंड। 2.1 मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी लिखी तो नंबर कट जाएगा। आगे कहते हैं स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, आगे कहते हैं नेक्स्ट, डिटरमिन द स्केल यूज्ड इन फिगर 7.2 एंड कंप्लीट द सेंटेंस। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स दिस। अब बेटा मैं ये पेपर कर रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन पेपर तो नहीं है। आपने करना क्या है? आपने स्केल बताना है ना, तो किसी एक को मेजर कर लें, किसी एक लेंथ को मेजर कर लें। बड़ी लेंथ को मेजर करें ज़्यादा बेहतर है। आप इसके साथ रखेंगे मीटर रूल। क्या रखेंगे? मीटर रूल रखेंगे। गलत बना दिया, 0 के लेवल रखे ना, ऐसे रखें मीटर रूल। मीटर रूल का 0 यहाँ आ जाए। स्केल रखें, स्केल आऊँ रख दिया स्केल, और यहाँ चेक करें इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ कितनी है? सपोज ये लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अब मुझे आंसर नहीं पता, ये लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे 8 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 40 मीटर्स के। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? x के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। चलें, 8x = 40। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 40/8 5। तो आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 5 के इक्वल है। बेटा ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं, मैंने को मेथड बता दिया। तो मैं मार्किंग स्कीम में देख लेता हूँ स्केल क्या है। क्या स्केल? यही है, 5 ही है। देखिए मैं तुक्का लगे ये 5 ही है। 1 सेंटीमीटर 5 मीटर के इक्वल है। मैंने मार्किंग स्कीम नहीं देखी थी, अभी देखिए। साइज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो आपने बता दिया कि इट रिप्रेजेंट व्हाट? 5 मीटर ऑन द पाथ। यूजिंग फिगर 7.2 डिटरमिन द साइज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी फ्रॉम ए। शो योर वर्किंग। आप अपने साइड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब अपने क्या करना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड होता है ना। अब मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ जो मैंने सारा लिखा हुआ है। देखो ये है स्टार्ट, ये है एंड। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। बेटा यहां से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? मीटर रूल से इसकी लेंथ मेजर करेंगे। मीटर रूल से क्या करेंगे? इसकी लेंथ मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। सपोज कर लें, मुझे नहीं पता क्या लेंथ आएगी। इसकी लेंथ कितनी आ गई? सपोज कर रहे हैं, सपोज द लेंथ इज व्हाट? 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 5 मीटर के। तो 10 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 50 मीटर्स। ऐसे निकाल लेंगे आप, वट एवर द आंसर इज। ठीक है, तो वो असल में इसकी लेंथ 9.2 है। मार्किंग स्कीम कह रही है इसकी लेंथ कितनी है? 9.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी ये इसको 9.2 लिख लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर 5 के इक्वल है। तो 9.2 किसके इक्वल होगी? सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 46 आ जाएगा। आगे कहते हैं डिटरमिन द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम ए।
नॉर्थ में और इस पे एंगल आपको मेजर करना पड़ेगा। अब एंगल आपको मेजर करना पड़ेगा। नॉर्थ कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है। तो बेटा ये नॉर्थ यूँ है, इधर लाइन लगा लें, नॉर्थ की लाइन लगाएं स्ट्रेट, इसके पैरेलल लाइन लगा लें और ये एंगल मेजर कर लें। एंगल मेजर करना आता है आपको? डी को कैसे रखेंगे? आना चाहिए वैसे तो आपको। तो बेटा यूँ डी का रखेंगे, नॉर्थ के ऊपर यूँ डी को यूँ रखेंगे, ठीक है, और ये एंगल मेजर कर लेंगे। ठीक है जनाब, तो ये एंगल आ जाएगा। आपने मैथ्स में लोकाई पढ़ा तो आपकी चीज़ें आती हैं सब। लोसाई। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Another helicopter flies directly from A to D in 40 seconds. Explain why the magnitude of velocity of the toy is smaller than the answer in this. Another toy helicopter flies directly from A to D in 40 seconds. 40 सेकेंड में जाता है। Explain why the magnitude of velocity of this helicopter is smaller than the answer in this. Because velocity जो होती है ना, velocity is displacement over time. वो speed जो होती है वो होती है distance over time. Speed क्या होती है? तो आप बोलो कि distance was greater than displacement. Distance was तो हाँ, distance was greater than displacement. Distance was greater than, क्योंकि displacement क्या होता है? Shortest distance from start to end. इसलिए आंसर डिफरेंट है। आगे कहता है व्हेन द हेलीकॉप्टर होवर्स डी इस मोटर फॉल्स एंड मोटर फेल्स एंड इट फॉल्स। ओके, जब डी पे पहुंचा तो वो नीचे गिरा। इट रीचेज द टर्मिनल वेलोसिटी एज इट फॉल्स। टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरा। एक्सप्लेन इन फॉर्म्स ऑफ फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन व्हाट हैपेंस टू हेलीकॉप्टर when as the helicopter fails and reaches the terminal velocity. फोर्सेस की फॉर्म में बताना है। तो बेटा वो आपको पता है, जो स्काई डाइवर वाला सीन होता है वही आपको बता देंगे कि जब स्काई डाइवर जंप करता है, हेलीकॉप्टर यहाँ से जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा? वेट तो कांस्टेंट रहेगा ना उसका। वेट क्या रहेगा? वेट कांस्टेंट रहेगा। वेट स्टेज कांस्टेंट। लेकिन एक फोर्स है जो बढ़ती जाएगी। कौन सी वाली फोर्स है जो स्पीड के बढ़ने से बढ़ेगी? क्या है, लिखा नहीं जा रहा, सॉरी, एक मिनट जी बेटा। वेट स्टेज कांस्टेंट। अच्छा, जब ये नीचे गिरना शुरू होगा तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? वेट तो उतना ही रहेगा, एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल वेट की वैल्यू कितनी थी? 50 न्यूटन। यहाँ भी वेट की वैल्यू कितनी होगी? 50 न्यूटन। नीचे गिरेगा, वेट की वैल्यू कितनी होगी? 50 न्यूटन। वेट तो उतना ही रहेगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस, शुरू में एयर रेजिस्टेंस कितनी थी? 0। बाद में एयर रेजिस्टेंस कितनी होगी? 5 न्यूटन। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कितनी होगी? 20 न्यूटन्स। नीचे आए तो क्या होगी? वेट कितना रहा? 50 न्यूटन। एयर रेजिस्टेंस भी कितनी होगी? 50 न्यूटन्स। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो क्या होता जाएगा? वेट स्टेज कांस्टेंट, एयर रेजिस्टेंस opposing force, drag force increases with speed and balances the weight. अब आप बताओ what happens to resultant force? Resultant force को क्या होता जा रहा है? यहाँ पे resultant force किसके इक्वल है? 50 माइनस 0 50 के इक्वल है। यहाँ पे resultant force किसके इक्वल है? 50 माइनस 5 45 न्यूटन के इक्वल है। यहाँ पे resultant force किसके इक्वल है? रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। वेट कितना है? 50। एयर रेजिस्टेंस कितनी होगी? 20। कितनी हो जाएगी? 30 न्यूटन। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी? रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 50 0 न्यूटन। तो लिखिए रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेज एंड इवेंचुअली बिकम 0। रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेज एंड फाइनली बिकम्स 0। रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेज एंड फाइनली बिकम 0। अब आप बताएं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फोर्स। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू therefore when a resultant force is decreasing, therefore acceleration is decreasing and finally becomes 0. एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी बिकम्स यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो टर्मिनल अचीव कर लेगा। आपके नोट्स में ऐसे लिखा हुआ है, वहां से दोबारा पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। मैनोमीटर अब आपके सिलेबस में खत्म हो गया तो उसको करने की जरूरत नहीं है। बैरोमीटर है, मैनोमीटर में तो खत्म हो गया ना जी बेटा। मैनोमीटर अब सिलेबस में नहीं है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें फिर आप।
ऐसे हम टाइम ज़ाया नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9? टेबल 9.1 shows the detail of the 7 different nuclei. हाइड्रोजन 2 रेडिएशन एमिटेड नन, हाफ लाइफ तो है ही नहीं। हाइड्रोजन 3 बीटा एमिटर है, इसकी हाफ लाइफ इतनी है। इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं, क्या पार्टिकल एमिट करते हैं, उनकी हाफ लाइफ। हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3 आर आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन। डिफाइन द टर्म आइसोटोप। सबको पता है आइसोटोप क्या होता है। द न्यूक्लियाई or the nuclei of the same element having same proton number but different neutron। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होती है, प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, एलिमेंट सेम होता है। द इक्वेशन ऑफ द डिके ऑफ द फास्फोरस इज इमिट्स बीटा पार्टिकल इज शोन। उसकी बीटा पार्टिकल इमिट करती है, उसकी इक्वेशन गिवन है। एक्सप्लेन वेदर द इक्वेशन शोज दैट Q इज अनदर आइसोटोप ऑफ फास्फोरस। क्या Q इसका आइसोटोप है? तो कहेंगे नो, नो, क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है, एलिमेंट चेंज हो गया। ठीक है, इट इज़ नॉट एन आइसोटोप, इट इज़ अ डिफरेंट एलिमेंट एज प्रोटॉन नंबर हैज बीन चेंज्ड। अच्छा, आगे कहते हैं ऑन द सोर्सेज इन टेबल 9.1 इज यूज्ड, वन ऑफ द सोर्स इज यूज्ड इन अ मेडिकल प्रोसीजर टू डिटेक्ट द अनयूजुअल बोन स्ट्रक्चर। इट इज इंजेक्टेड इन द पेशेंट एंड द रेडिएशन एमिटेड इज डिटेक्टेड आउटसाइड द बॉडी। विच सोर्स इज मोस्ट सूटेबल? कौन सा सोर्स होगा जिसकी रेडिएशन बॉडी से निकल के बाहर तक आ जाएंगी? ऑब्वियसली गैमा एमिटर होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और उसकी हाफ लाइफ क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका रेडिएशन डोज ताकि ज़्यादा अरसे तक ना मिले। गैमा एमिटर होना चाहिए और हाफ लाइफ उसकी जो है बहुत ज़रा दरमियानी सी कम होनी चाहिए। तो जी, तो कौन सा है जी गैमा एमिटर? कौन से पहले चेक करें? एक तो गैमा एमिटर ये है जी, ये वाला गैमा एमिटर है, और एक गैमा एमिटर ये है। देखो भी अमीन, 2 गैमा एमिटर्स हैं। तो इसकी हाफ लाइफ 74 डेज, नहीं ये नहीं चलेगा, 6 आवर्स ये बिल्कुल चलेगा। तो आप बोलेंगे टेक्नीटियम, पता नहीं क्या होगा, टेक्नीशियम के टेक्नीटियम 99 विद 6 आवर्स हाफ लाइफ। क्यों सिलेक्ट किया आपने? क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि हाफ लाइफ छोटी होनी चाहिए और उसकी रेडिएशन बाहर आनी चाहिए। अल्फा और बीटा रेज तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अच्छा, रेडॉन गैस इज वन ऑफ द नेचुरल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस। रेडॉन, some causes of background radiations are man-made, for example X-rays. State one other natural source of background radiation. Cosmic rays. Cosmic rays. Earth crust. Earth crust या rocks जो होती है। State one other man-made source of background radiations. मैन मेड सोर्सेज कौन से हो सकते हैं जो बैकग्राउंड रेडिएशन एमिट करते हैं? मैन मेड कौन से हो सकते हैं जहाँ से रेडिएशन निकल रही हैं? बेटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन से रेडिएशन निकलती हैं। और कहाँ से निकलती हैं? और जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वहाँ से रेडिएशन निकलती है। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन ज़्यादा अच्छा है। स्टेट वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। दे क्रिएट आयनाइजिंग इफेक्ट विच कैन क्रिएट कैंसर। म्यूटेशंस पैदा करती हैं, हमारे सेल्स में म्यूटेशन पैदा करती है। आयनाइजिंग इफेक्ट क्रिएट्स म्यूटेशंस। अच्छा, आगे कहते हैं वन फ्यूजन रिएक्शन दैट अकर्स इज दिस। एक फ्यूजन रिएक्शन है। फ्यूजन क्या होता है? कंबाइन होना। ये दोनों कंबाइन हुए, एक बड़ा न्यूक्लियस बना है। साथ में क्या चीज़ बनी है? ओके, देखो ये 1 है, ये भी 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 + 1 2 है ना, ये 2 है, ये तो यहाँ पे 2 है, तो इसका एक साथ क्या बचा? 0। यहाँ पे क्या बचा? 0। अच्छा, ऊपर क्या है? 2 और 3 क्या बनता है बेटा? 5। 4 तो यहाँ पे आ गया, तो बाकी यहाँ पे क्या आएगा? 1। तो 0x1, तो ऑब्वियसली ये क्या है? ये न्यूट्रॉन है। ये क्या है? ये न्यूट्रॉन है। अच्छा, कंप्लीट द टेबल हो गया। डिड्यूस द नेम। नेम क्या है जी? न्यूट्रॉन। इसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन। जिसपे 0 चार्ज होता है उसका मास 1 होता है, वो न्यूट्रॉन होता है। देखो नीचे चार्ज होता है ना बेटा, ये नीचे क्या होता है? चार्ज, चार्ज, चार्ज। ऊपर क्या होता है? मास। वो कौन सा ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें चार्ज 0 और मास 1 है, तो वो न्यूट्रॉन होता है। सजेस्ट वेयर इज द फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस। फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पे टेक्स प्लेस होता है? स्टार्स में होता है, स्टार्स में। ठीक है, स्टार्स में होता है फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल in terms of their, compare the proper ability of penetrating through materials. Alpha particle less penetrating है, they cannot pass through. Beta particle can pass through better,
they can penetrate better. They are more penetrating ability. ठीक है. Ionizing effect, alpha are more ionizing than beta. और डिटेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्शन मुड़ना, कौन ज़्यादा मुड़ता है? बीटा पार्टिकल. बीटा पार्टिकल की सिर्फ एक चीज़ मैक्सिमम होती है, डिफ्लेक्शन. तो बीटा पार्टिकल मोस्टली डिफ्लेक्ट होते हैं. ठीक है जी. थैंक यू स्टूडेंट्स.